Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the best beneficent. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, my dear and sweet students. Are you okay? Yes, sir. Okay. अच्छा जी, आज जो टॉपिक हम लेकर जा रहे हैं, आप भी हैरान होंगे कि सर इतनी दफ़ा ये चीज़ें हम कर रहे हैं लेकिन बार बार इन चीज़ों को रिपीट क्यों किया जा रहा है। देखें, WH फैमिली को समझने के लिए, सेल्फ राइटिंग इंप्रूव करने के लिए आप ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको WH फैमिली पर पूरा गौर होना चाहिए। यानी कि जो 6 किस्म के सेंटेंसेस हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और WH फैमिली तक के तमाम। जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी वो देखकर ये देखे तो उसे फ़ायदा होना है, वरना ज़ीरो है। ठीक है जी, क्योंकि इंटरलेट करती हैं चीज़ें, मेरी बात समझ लें, तो लिहाजा वो देखकर फिर यहाँ पर आए। देखें, अभी तक हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर WH फैमिली का मामला चल रहा है, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि ये केस वो है, ये अच्छे तरीके से लड़ना पड़ेगा हमें, इसके साथ फाइट करना पड़ेगी इस फैमिली के साथ, फिर हम इसको फतह कर लेंगे। कैसी बात है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम चलते हैं, ये आगे पढ़ते हैं। देखें जी, कुछ बातें पिछली रिवाइज होने लगी हैं, कुछ इसके अंदर नई बातें हैं। फोकस्ड किस पे है सर? आज हमारा फोकस होने के लिए जा रहा है। आज हमने पढ़ लिया था हुम को और हु को, ये पढ़ चुके हैं हम, अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, हुम को भी पढ़ चुके हैं, हु को भी पढ़ चुके हैं, लेकिन सर आज फोकस्ड है हमारा हुज पर और विच पर। मैंने कहा था ना, हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की मैंने अच्छी, आपको पता चल गया। अब हम सीक्वेंस के साथ एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ते जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, लिहाजा हुम और हु का टच अभी मैंने इसमें फिर दे दिया इस वीडियो के अंदर। वो क्यों कि जो पीछे पढ़ा वो तो सीखा, तो लिहाजा पीछे से पढ़ते पढ़ते जो है आज हम आगे जो पढ़ेंगे, लेकिन पीछे वाला थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, सीक्वेंस ना टूटे हमारा। मेरी बात समझ रहे हैं? ओके, तो सबसे पहले जी थोड़ा सा इम्तिहान आप लोगों का, हाथ खड़ा करना, किसी ने बोलना नहीं है। वो किसको मारता है, यहां पर वो क्या है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है? वो किसको मारता है, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है? जी सब्जेक्ट हुआ, वेरी गुड। यहां पर वो हुआ सब्जेक्ट। कौन बताएगा ये सब्जेक्ट क्यों हुआ? जी, वो मारने वाला है। हाँ, क्योंकि वो किसको मारता है, वो किसको मारता है, मारता है सबसे। अगर देखें, एक टेक्निक सीखें, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढने का तरीका बात ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान टेक्निक एक सीखेंगे हम। देखें, यहां पर मारता वर्ब हुआ, क्या हुआ? सबसे पहले आपने वर्ब ढूंढना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। अगर चाहते हैं ये, तब भी आप कंफ्यूज होंगे जब ऐसे आ जाएगा, किसको, किसने, कौन, किसे, क्या कहा, किसको, किसने, कौन, किसे। जब इस तरह के वर्ड आएंगे जुमले में तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो सर इसको कैसे ढूंढें, वो कौन सी टेक्निक होगी कि जिसके जरिए इसको हम ढूंढ सकते हैं? तो सुनिए, सबसे पहले आपने वर्ब को ढूंढना है। वर्ब को ढूंढना आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा वो किसको मारता है, तो आपको पता है वर्ब हमेशा वो होता है जिसमें एक्शन हो, जिसमें एक्शन हो, कोई भी एक्शन हो रहा है वो वर्ब है। तो मारता है कि एक्शन है ना, एक्शन होता है ना, हाथ उठाना पड़ता है, छड़ी, तो एक्शन है ये। तो आपने देखा मारता। अब देखें एक्शन कौन कर रहा है, एक्शन करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, एक्शन करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। कोई भी एक्शन जो हो रहा है उसको जो करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, यानी काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। यही पढ़ा था। देखें, एक एक सेंटेंस में डिटेल चल रही है, तो क्योंकि हमने सीखना है। ये वो बच्चे वीडियो देखें जिन्होंने लर्न करना है, जिन्होंने कुछ सीखना है। आप भी जो मेरे सामने बैठे हैं, वो बच्चा लेक्चर ले आके जिसने सीखना है, जिसने टाइम वेस्ट करना है, वो ना ले। मेरी बात समझ रहे हैं? हमारे पास पैसे कमाने के और भी बहुत बेटा तरीके हैं, कमा सकते हैं, लेकिन ये डिवोटेड होके पढ़ाता हूँ मैं। वो काम ही किया जिसकी ना शक्ल इबादत हो। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से काम करवाते हैं कि हम अपना खून पिलाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो बेटा आप अगर आज अपने टीचर्स की जो है वो बात पे गौर करोगे, सीखोगे, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। उसकी वजह क्या है? देखें, ये मैं इतनी वो बात फिर वही आनी है कि रिड़का सार लगा दें मक्खन आना नहीं, पानी की मंदानी पा के रिड़की जो। और बेटा ये वो उस तरह से रिड़कना हो कि मक्खन आना है और आपने खाना है। इसलिए देखें, ये कैसा हर वीडियो में ऐसा होगा? नहीं नहीं नहीं, हर वीडियो में नहीं होने वाला ऐसा। ये बेसिक है, इसलिए खपना। जब आपकी बेस बन गई तो फिर फुल कढ़ाइयाँ तो सुर्खी पाउडर जो मर्जी लाई जो। मेरी बात समझ आ रही? सबसे पहले हमने वो सूट पहनना है जो हमारा बदन ढक ले, फुल कढ़ाइयाँ बाद में चलती रहेंगी, कोई मसला नहीं है। लिहाजा इस बात को फोकस करो, थकना नहीं, अकना नहीं,
ठीक है, आपको ये आपका नफ्स शैतान कहेगा बस कर यार केड़े काम नूं पै गया, नहीं पढ़ेंगे, बेसिक है, रिड़का लगने दो, इसमें मदानी लगा के रिड़का चलने दो। जब ये बेस पक जाएगी तो मुझे पता है मैंने कितने डल बच्चों को भी चला दिया है। डल कोई भी नहीं होता, बेस नहीं होती, हमने जंग उतार दिए। आप अगर वाकई सीखना चाहते हैं आप भरपूर सीखेंगे इंशाल्लाह, कोई कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेगा। अगर कोई प्रॉब्लम मुझे बताएं मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, मैं हर वक्त आपके साथ हूँ। वो किसको मारता है, तो यहाँ पे हम बात हो रही थी मारता, वर्ब हुआ। अब ये वर्ब करने वाला कौन है, वो क्योंकि हाँ वो, क्योंकि मारते का काम कर रहा है वो किसको मारता है, तो ये हुआ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ये, अब देखें ये मारते का वर्ब से ढूंढना है, सब्जेक्ट को भी ऑब्जेक्ट को भी, क्योंकि वर्ब करने वाला होता है सब्जेक्ट, जिसके ऊपर वर्ब हो रहा होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। अब मारते का काम किस पर हो रहा है, देखें वो किसको मारता है, किस पर हाँ किसको पर, यानी कि ये नामालूम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। नामालूम क्या हुआ, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, पिछले लेक्चर्स के अंदर कि ऑब्जेक्ट को इंग्लिश ग्रामर में कौन ढूंढता है जी, नामालूम ऑब्जेक्ट, नामालूम और नामालूम दो ही चीजें हैं हमारी इंग्लिश में, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। नामालूम ऑब्जेक्ट को इंग्लिश में कौन ढूंढता है, होम। तो इसकी इंग्लिश क्या आएगी, होम आएगी। क्या आएगी जी, होम आएगी। वो किसको मारता है, ठीक है जी। अब इंग्लिश बनाते हैं जी, होम डज क्यों आया, पहले सेंटेंस बनाते हैं फिर पूछूंगा एक एक बात को, धजियां उड़ा दो इसकी, हाँ डरना नहीं, इससे डरा दो। होम डज, आगे ही बीट, चलो मैंने बीट्स कर दिया, फर्ज कर लें, ठीक है जी, ठीक है। चलें जी, सबसे इसी एक सेंटेंस लिखेंगे उसका एनालिसिस। सर यहाँ पे होम क्यों आया, क्योंकि सर वहाँ पे किसको, नामालूम ऑब्जेक्ट था, नामालूम ऑब्जेक्ट को कौन ढूंढता है, इंग्लिश में होम ढूंढता है, ठीक हो गया। उसके बाद ये डज क्यों लगाया सर ये डज क्यों आया, क्योंकि डब्ल्यू फैमिली के बाद रूल है कि डब्ल्यू फैमिली का तो हमेशा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे डज क्यों आया, इज क्यों नहीं आया, एम क्यों नहीं आया, आर क्यों नहीं, ये सर इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, शाबाश, एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, शाबाश। लिहाजा आपने याद रखना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए डज आया, क्योंकि ये सेंटेंस वो किसको मारता है, ये प्रेजेंट डेफिनिट है। कैसे पता चला प्रेजेंट डेफिनिट है, क्योंकि सर ना तो इसमें जारी बात है ना मुकम्मल है। ये क्या ऐसा है, वो किसको मार रहा है, नहीं है, ये किसको मार चुका है, नहीं है। मैंने क्या टेक्निक बताई थी, ना उसमें काम जारी होगा ना मुकम्मल होगा, ना ही ऐसा सेंटेंस जिसमें काम जारी हो ना ही मुकम्मल हो जाए, पीछे इंडेफिनिट बचता है। देखो वो किसको मारता है, अगर ये होता है किसको मार रहा तो कंटिन्यूस था, ठीक है। अगर ऐसा होता कि वो किसको मार चुका है तो परफेक्ट था, लेकिन ये क्या है, वो किसको मारता है, ना जारी की बात ना मुकम्मल होने के बाद, पीछे बचता है इंडेफिनिट है, सिंपल। तो इसलिए प्रेजेंट डेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब डज। अच्छा यहाँ पे आपने डज तो लिखा, डू भी तो आ सकता था, डू क्यों नहीं आया, हाँ शाबाश, क्योंकि याद रखें जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ये थर्ड पर्सन, इस सब्जेक्ट के हिसाब से ये लगा है, इसके हिसाब से नहीं लगा। काम करने वाला यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट ही, ठीक है। डब्ल्यू फैमिली मजबूरी है शुरू में आनी है, बेशक ये ऑब्जेक्ट हमेशा तीसरे नंबर पे आते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट शुरू में क्यों आ रहा है, क्योंकि डब्ल्यू फैमिली में बन के आ रहा है, डब्ल्यू फैमिली शुरू में आती है हमेशा। लिहाजा यहाँ पे मैंने लिखा होम डज, डज क्यों लगाया कि डब्ल्यू फैमिली के बाद मौजूदा हेल्पिंग वर्ब क्या बताते हैं, ये टेंस कौन सा है, जमाना कौन सा है, ठीक है। लिहाजा यहाँ पे हमें पता चल गया, अच्छा होम डज, डज आया, प्रेजेंट डेफिनेट था, डज आ गया, उसके बाद ही लगाया। डू क्यों लगाया सर, डज, जब यहाँ पे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर हो, क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो ऐसे इसके साथ इजाफा हो जाता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब हो या कुछ भी हो, यहाँ पे ऐसे इसका इजाफा होता है, ठीक है जी, वर्ब के साथ। लिहाजा यहाँ पर हमने लिख दिया डज, क्या लिख दिया, डज, होम डज ही, इसकी वजह से डज आया और प्रेजेंट डेफिनिट की वजह से डू डज होता है ना हेल्पिंग वर्ब। तो ये ईएस का इजाफा क्यों किया, क्योंकि ये थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है। जिसने पिछले लेक्चर नहीं लिए पर्सन के वो ले ले, फिर समझ आनी है, पहले बार बार बता रहा हूँ। आगे बीट ठीक लिखा क्या गलत लिखा, शाबाश, ये गलत लिखा सर। जब एक दफ़ा यहाँ पर ई का इजाफा कर दिया तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा नहीं करना। लिहाजा शर्त पूरी होगी ऐसी है एस की, तो क्या आएगा, होम डज ही बीट, ठीक है। वो किसको मारता है, आगे चलें, जल्दी से बढ़ते हैं आगे। वो कहता है जी कि जी मैं ज़रा छोटा छोटा करके लिखूंगा, आपने समझना, किसने उसे मारा। लो जी सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे किसने क्या है, यहाँ पर किसने क्या है, सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट है। चलो जी हमें नहीं पता चल रहा, फर्ज कर लें हमें नहीं पता चल रहा, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे वर्ब ढूंढेंगे। शाबाश यासीन बेटा शाबाश। लिहाजा
हम देखेंगे किसने उसे मारा, तो मारा हुआ वर्ब। अब देखें वर्ब को करने का काम कौन कर रहा है? हाँ, किसने उसे मारा, किसने मारा उसे, फर्ज कर लें ऐसे कह दूं मैं, किसने मारा, किसने मारा। अच्छा, ये मारने वाला बंदा है, ये हुआ सब्जेक्ट, लेकिन नामालूम है। अगर यहाँ पे मैं कह देता अकरम ने मारा, फिर तो आपको पता चल गया अकरम है। अकरम का नाम उड़ा दिया क्योंकि आपको पता नहीं था, आपने लिख दिया किसने, भाई कौन है, वो केने मारे है, वो केड़ा बंदा उल्लू का कान। समझ आ गई? जिन्हें मेरे ऐ शहजादे जी यासीन वर्गे पुत्र ਨੂੰ मारे है, ठीक है। तो किस ना शरारता कराया करो ना। लिहाजा उसने कहा किसने मारा, किसने, ये मारने का काम कौन कर रहा है, किसने, कौन कर रहा है, किसने। लिहाजा किसने जो है ये नामालूम सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है, नामालूम सब्जेक्ट। हाँ, क्यों सब्जेक्ट, क्योंकि सर वर्ब को करने वाला सब्जेक्ट होता है, लेकिन तो लिहाजा किसने उसे मारा, मारने का काम किसने कर रहा है। तो ये कौन सा केस बन गया हमारे पास, नामालूम सब्जेक्ट है। तो नामालूम सब्जेक्ट को इंग्लिश ग्रामर में कौन ढूंढता है? एक ही तो वर्ड है सर, कौन सा, हु। ओ वेरी गुड, जरा एंजॉय करो ना। हु क्या लिखेंगे, बस। अब टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि किसने उसे मारा था या किसने उसे मारा, बात तो एक है। अगर मैं कहूँ मैंने खाना खाया था कह दिया तो फिर भी पास, लेकिन अगर कह दूं मैंने खाना खाया, था नहीं भी लगाया तो आपको पता बस खाया, ठीक है। ये ता ती के चक्करों में नहीं पढ़ना, ता ती ते, जिस जुमले के एंड पे ता आ जाए ती आ जाए वो प्रेजेंट डेफिनेट होता है, ठीक है। ता ती ते म्यूजिक की क्लास नहीं है, टेंस सीख रहे हैं। लिहाजा किसने उसे मारा, तो हु आ गया। अब पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट में हमेशा कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। पास्ट का निकनेम ही बताया था सेकंड फॉर्म है, निकनेम ही सेकंड फॉर्म है, पास्ट का मतलब ही सेकंड फॉर्म है। तो लिहाजा क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म लगा के जो मर्जी लगाओ, लेकिन सेकंड फॉर्म आएगी वर्ब की। तो क्या आएगा, हु बीट, उसने, किसने उसे मारा, हु बीट हिम। अब हिम उसे की इंग्लिश आ गई हिम। अब यहां पर मुझे लिखना चाहिए था ना हु डिड, लिखना चाहिए था ना, नहीं लिखना चाहिए, गलत है। मैंने पहले भी आपको बताया डब्ल्यू फैमिली में दो वर्ड ऐसे हैं, एक हु और एक हुज, जिसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, लिहाजा इसको खत्म करेंगे। बाकी मैंने बता दिया, अगर यहाँ पे मनफी की बात होती तो फिर आना था, वो मैंने डिटेल में बता दिया, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। वो पिछली वीडियो देख लें। लिहाजा हु बीट हिम, सेकंड फॉर्म लगी, हु बीट हिम, किसने उसे मारा, ठीक है जी। आगे चलें, कौन अकरम को मारता है, ये तो सीधा सा आपको पता चलेगा, मारते का काम कौन कर रहा है, कौन, तो काम करने वाला हुआ सब्जेक्ट, तो कौन, यहाँ पे कौन सा केस हुआ, सब्जेक्ट। तो इंग्लिश में नामालूम सब्जेक्ट को कौन ढूंढता है, हु आ गया। हु आगे क्या चलेगा, टेंस कौन सा है, कौन अकरम को मारता है, प्रेजेंट डेफिनेट, मारते का काम अकरम पर हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट हुआ। तो हु कौन अकरम को मारता है, हु बीट आएगा कि बीट्स आएगा, हु बीट्स, शाबाश। क्यों आया सर, हु बीट्स अकरम, हु बीट्स अकरम, क्योंकि अगर सब्जेक्ट नामालूम है लेकिन फिर भी वो थर्ड पर्सन सिंगुलर। यस, यहाँ पे सब्जेक्ट हु है, नामालूम हु, लेकिन ये हु एक बंदा है, थर्ड पर्सन और सिंगुलर, इनके हु बीट्स अकरम, हु क्या हुआ, थर्ड पर्सन और सिंगुलर, लिहाजा बीट्स आएगा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर छोटा सा कॉन्सेप्ट और लेते हैं इसी के साथ ही। अगर मैं इसी जुमले को ऐसे कर दूं, कौन अकरम को नहीं मारता, नहीं लगा दूं, सिर्फ क्या लगा दूं, नहीं, तो क्या आएगा, हु डज नॉट बीट अकरम। अब ध्यान करें, ध्यान गौर करें। सर आपने तो कहा कि डब्ल्यू फैमिली में दो वर्ड ऐसे हैं, एक हु और एक हुज, जिसको हमने आगे पढ़ना है, अभी तरतीब में नीचे जा रहे हैं, हुज। तो सर आपने तो ये कहा कि हु और हुज के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आते, तो यहाँ पे हु आया तो ठीक है, आपने नहीं लगाया, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, नहीं है। तो सर यहाँ पे हु के बाद तो हेल्पिंग वर्ब आ गया। तो मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। ओ बाबा क्या पढ़ाया, यही तो पढ़ाया था पॉइंट, कि WH फैमिली के बाद हु और हुज दो वर्ड ऐसे हैं जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। तो ठीक है सर, हु के बाद यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे क्यों आया, यही तो सिखाने लगा हूँ, सिखा भी चुका हूँ क्यों आया। क्योंकि सर मैंने आपको कहा था कि हु के बाद तब हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, साथ बात बताई थी, याद है, जिसमें मैंने आपको बताया था हु के बाद किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर अगर
जुमला एफर्मेटिव हो यानी मुस्बत हो तो उसके बाद हु नहीं आता, या पास्ट इंडेफिनेट सॉरी हु के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, या पास्ट इंडेफिनेट हो तो उसके भी हु के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। कब? जब जुमला एफर्मेटिव हो। तो ये एफर्मेटिव है सर। प्रेजेंट डेफिनेट है सर, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम हु के बाद हेल्पिंग वर्ब तब नहीं लगाते हैं, एक तो जुमला प्रेजेंट डेफिनेट का या पास्ट डेफिनेट का होना ज़रूरी है, एक शर्त। दूसरी शर्त ये एफर्मेटिव हो यानी मनफी ना हो। लेकिन यहाँ पर देखो ये मनफी है, लिहाजा इसलिए डज आया क्योंकि ये मनफी का जुमला था, ये मनफी नहीं है, ये बात माइंड में रखनी है। लिहाजा यहाँ पे डज लगाएंगे क्योंकि नोट की वजह से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आना है। अंडरस्टैंड जी? इसको रेज करके आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा मैंने कहा चले पॉइंट आपको बता देता हूँ। अकरम किसे मारता है, यहाँ पे किसे क्या है, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, किसे क्या है, अकरम किसे मारता है। सर नहीं समझ आ रही तो आप वर्ब को देखें ज़रा। मारता का काम कौन कर रहा है? अकरम। कौन कर रहा है? अकरम हुआ सब्जेक्ट। क्या हुआ? और बोलो ना, सब्जेक्ट। मारता का काम किस पर हो रहा है? हाँ, अकरम मारता है। अकरम तो मारता है, अकरम तो हुआ सब्जेक्ट, अकरम मारता है यानी अकरम तो मारता है। तो मारते का काम करने वाला अकरम, काम करने वाला अकरम, तो अकरम हुआ सब्जेक्ट, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। अब मारते का काम किस पर हो रहा है? किसे पर। तो किसे क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। नामालूम ऑब्जेक्ट हुआ। तो किसे क्या हुआ? नामालूम ऑब्जेक्ट। तो इसकी दो इंग्लिश होती है, एक हु और एक हुम। नामालूम ऑब्जेक्ट को इंग्लिश ग्रामर में कौन ढूंढता है? हुम। तो हुम डब्ल्यू फैमिली का लफ्ज है जी सर, डब्ल्यू फैमिली का वर्ड है, तो हुम हमेशा फिर शुरू में आएगा ना। अच्छा जी, आगे क्या लिखेंगे? अकरम किसे मारता है? हुम डज अकरम, ये सही है। हुम डज अकरम बीट, शाबाश। हुम डज अकरम बीट। भाई लिखाई इसी तरह ही समझ आ रही होगी आपको, ठीक है। होम आप कॉन्सेप्ट ले, होम डज अकरम बीट। चलें जी, यहाँ पे डज क्यों आया? शाबाश, क्योंकि अकरम मारने वाला हुआ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के हिसाब से लगाना था। देखिए अकरम एक बंदा है, नाम हमेशा इंग्लिश, अब मैंने आपको बताया कि जब नाम कोई भी आ जाए तो वो थर्ड पर्सन होता है। वो कौन सा होता है? मैं वीडियो बता चुका हूँ। ये थर्ड पर्सन है और अकरम एक है, थर्ड पर्सन भी हुआ और सिंगुलर भी हुआ, लिहाजा डज लगा दिया। तो होम डज अकरम बीट। आगे चले, चलें यहाँ तक तो पिछली बात की रिवीजन होगी। आज ये एक एक के साथ बना देने हैं सारे सेंटेंस। ये घर किसका है? ले जी, अब हमारा टॉपिक आ गया। इसको एक दफ़ा थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे। ये घर किसका है? अब देखें ऊपर वाले सेंटेंस थे किसको, किसने, फोकस, ठीक है। अब यहाँ पर होगा किसका, ये पॉइंट समझना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को जो है हम अभी डिस्कस करेंगे कि ये घर किसका है। इसमें देखें ये जो था ना, किसको, किसने, अब ये था किसको तुम मारते हो, किसको, यानी कि ये एक बंदा दूसरे बंदे के साथ कोई काम कर रहा है, एक बंदा दूसरे बंदे के साथ कोई काम कर रहा है। लेकिन आप एक बात याद रखना कि जो है ना किसका, वो था को, ये को की तरफ इशारा है। मेरी बात समझ ली? अब यहां पर क्या हो रहा है हमारा, यहां पर चल रहा है किसका, ये मलकीती हालत होती है। हमेशा याद रखना कि हुज किस लिए इस्तेमाल होता है? मलकीती हालत, यानी कि पोजेसिव केस होता है। कौन सा? पोजेशन बनाने के लिए, मलकियत बनाने के लिए, किसी चीज़ के ऊपर मलकियत शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हुज। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, किसको, किसने, किसका, नेवर। आपने देखना है कि ये घर किसका है कि क्या किसी बंदे के साथ किसी चीज़ का ताल्लुक, यानी कि ताल्लुक का मतलब मलकियत शो हो रही है कि नहीं, ये बात आपने माइंड में रखनी। मेरी बात समझ रहे हो? क्या कहा कि किसी बंदे के साथ किसी चीज़ की मलकियत शो हो रही है कि नहीं। मैंने क्या कहा? किसी बंदे के साथ किसी चीज़ की मलकियत, यानी कि इस बंदे की फलां चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ ये गाड़ी मेरी है, मलकियती हालत होगी ना। लेकिन अब मलकियती हालत हम पढ़ रहे हैं हुज के हिसाब से। किसके हिसाब से? हुज के हिसाब से। तो आपने देखना ये घर किसका है, ये घर किसका है, ये घर किसका है। लिहाजा यहाँ पे आपने देखना है कि वो ये कह रहा है कि ये घर किस बंदे दा भाई जी, तो मलकियत शो होगी कि नहीं, फलां चीज़ किसकी है, वो जो बंदा है वो क्या नाम है उसका, तो ये भी छुपा हुआ मालक है, ठीक है। ये घर किसका है, तो याद रखना किसका की इंग्लिश क्या आएगी? हुज। क्या आएगी? हुज आएगी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे?
हुज। अब डब्ल्यू फैमिली में दो वर्ड ऐसे हैं, हु और एक हुज। इतनी दफ़ा कहना कि आप लोग को वैसे ही पक जाना कि उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आते, साथ शर्त भी बता दी। हु के बाद आता भी और नहीं भी आता, कब आता है वो भी बता दिया, कब नहीं आता वो भी बता दिया, लेकिन हुज के बाद कभी नहीं आएगा। अब हुज के बाद क्या आएगा? हुज के बाद वो चीज़ आएगी जिसका जिक्र हो रहा है। ये घर किसका है? किसका की इंग्लिश क्या आई? हुज। किसका की इंग्लिश क्या आ गई? हुज। ठीक है। अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर यहाँ पे तो किसका है, लेकिन ऊपर देखे ना, ऊपर किसको है। आपने हुम को और हुज को कंफ्यूज नहीं हो जाना इसके अंदर। वो एक बंदा दूसरे बंदे के साथ कोई काम कर रहा है, कोई वारदात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बंदा दूसरे बंदे के साथ कुछ नहीं कर रहा। किसका और किसको में बहुत फ़र्क है। ये बंदे की मलकियत शो हो रही है किसी चीज़ के हवाले से। ये घर किसका है? शोर आ रहा है। अच्छा, ध्यान इधर करें। मैंने कहा ये घर किसका है, तो क्या आएगा? हुज, हुज हाउस, हुज, हुज हाउस। अब याद रखें, डब्ल्यू फैमिली के बाद हमेशा वो चीज़ आएगी जिसके बारे में जिक्र हो रहा है, जिस चीज़ का जिक्र हो रहा है। डब्ल्यू फैमिली के बाद हुज ऐसा वर्ड है कि हुज के बाद वो चीज़ आएगी जिसका जिक्र हो रहा है, जिसका जिक्र हो रहा है। हुज के बाद हेल्पिंग और अब नहीं आएगा। तरतीब सुन लें, हमारा फोकस था हुज पे आज, तो नई बात यहाँ से शुरू हुई आज के लेक्चर की। लिहाजा हुज के बाद वो चीज़ आएगी जिसका जिक्र हो रहा है। यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है? बोलो ना, घर का। तो कहेगा हुज हाउस। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएंगे, इसके बाद हुज हाउस, आगे क्या आएगा? एज दिस। ये इंग्लिश आ गई दिस। सर हम ये कह सकते हैं कि ये स्टैटिव के लिए है। हाँ जी, स्टेटिव है। ठीक है, वो एडवांस चीज़ें हैं थोड़ी सी आगे मजीद। स्टेटिव का इंशाल्लाह मेरी वीडियो आपने देख लेनी इंशाल्लाह। हुज हाउस इज दिस। हुज हाउस, हुज क्यों आया सर? क्योंकि वहाँ पे देखें ये घर किसका है, ये घर किसका है। यहाँ पे उस घर के साथ मलकियत शो हो रही है ना किसी बंदे की, तो मलकियत के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हुज। ठीक है, आगे चलें। ये किन की किताबें हैं? ये अगर हमने इसको रट्टा लगाया होगा ना, किसका, किसकी, तो फिर हम तो लगा लेंगे कि जी जनाब हुज का मतलब होता है किसका, किसकी। हुज का मतलब क्या होता है? किसका, किसकी। तो हम डायरेक्ट खामोशी से हुज लगा देंगे, जिस तरह अब यहाँ था किसका। फ़र्ज़ कर लें आपको सर ने बता दिया कि हुज का मतलब होता है किसका या किसकी, तो आपने देखा वहाँ पे क्या आ गया? किसका। तो आप फ़ौरन हुज लगा देंगे ना, हुज लगा देंगे कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? किन की। तो अब क्या आएगा? अब आपने देखना कि ये किन की किताबें हैं, ये किन की किताबें हैं। तो आपने देखना ये जो किताबें हैं इनका ताल्लुक शो हो रहा है किसी के साथ, ये नहीं मलकियत शो हो रही है। ताल्लुक का मतलब और होता है, मलकियत को देखें कि ये वो क्या कह रहा है कि ये किन की किताबें हैं। ये जो किताबें ये किन की हैं, किन की मलकियत है। तो मलकियत के लिए हमेशा क्या यूज़ होता है? हुज। क्या यूज़ होता है? हुज। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हुज एक डब्ल्यू फैमिली का वर्ड है, शुरू में आएगा, तो क्या लिखेंगे? हुज। हुज किताबें ज़्यादा हैं तो बुक की जगह पे क्या आ जाएगा? हुज बुक्स। डब्ल्यू फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आते हैं, लेकिन हुज के बाद नहीं आ रहा। आपको पता है हुज के बाद वो चीज़ आती है जिसका जिक्र हो रहा होता है। तो किताबों का जिक्र था, हुज के बाद किताबें लगा दी, हुज बुक्स। हाँ, अब किताबें ज़्यादा हैं तो क्या आएगा? आर दीज। ये दीज क्यों है आपको पता है? ये लेवल तो है आपका, समझ सकते हैं। दीज जमा के लिए ज़्यादा किताबें, ये तो दीज आ जाएगा। एक किताब ये तो दिस, ज़्यादा किताबें ये तो दीज। ठीक है जी, समझ आ गई बात? आगे इतनी बात की समझ आ गई जी। मेरा ख्याल है बाकी एग्जांपल अगर आप खुद बनाएं, मैं बोल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप कहें ये किसका मोटरसाइकिल है, ये किसकी चेयर है, हुज चेयर इज़ दिस। ठीक है, ये किसका घर है, हुज हाउस इज़ दिस। ये बना लेना खुद। ठीक है जी, ये हाँ एग्जांपल आपने खुद करनी है। आगे लिखें ये किन की ज़मीनें हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद आप लिखें ये किसके पौधे हैं। ठीक है जी, फलां कुछ भी जो भी आपका, ये किसका भाई है, तो हुज ब्रदर इज़ दिस। इस तरह आपने खुद बनानी है। आगे आगे जी, कौन सी किताब तुम्हारी है, कौन सी, और हुज पे डिटेल ज़्यादा मैं अब नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा ख्याल है काफ़ी है इतना। ठीक है जी, अब देखें कौन सी किताब तुम्हारी है।
कौन सी किताब? तुम्हारी है। तुम्हारी। ऊपर क्या था? ये किन की किताबें हैं? ये किन की किताब? किन की किताबें हैं? अगर मैं आपको लॉजिकली मंतकी इसको पढ़ाऊंगा ना तो आप भूल जाएंगे। तो सिंपली आप कौन सी माइंड में रख लें। अगर मज़ीद डिटेल चाहिए तो मैं बता दूंगा, लेकिन मेरा टिप्स यही होगा आपके लिए कि आप सिंपली कर लो कौन सी और कौन सा जो होता है ना, इसकी इंग्लिश विच ही होती है। क्या होती है? ये याद रख लो, इसको इतना मंतक में नहीं जाएंगे। तो फिर हम लेकिन कौन सी किताब तुम्हारी है, तो कौन सी का होता है? विच। क्या होता है? विच। हाँ, विच होती है कौन सी या कौन सा, तो हम लिखेंगे विच। बाकी आगे डब्ल्यू फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब आते हैं। विच इज योर, विच इज योर बुक। बस ये सिंपली कौन सी किताब तुम्हारी है। ठीक है, इतनी बात की समझ आ गई। देखें उसके बाद हमारा आ गया वाई। अब उर्दू अगर हम लिख भी दें तो चलो मैं लिख देता हूँ। चलें जी, ये उर्दू लिख दी, यहाँ पर मैंने कर दिया जी कैसे। अच्छा अब देखें ये एक एक को हम पढ़ रहे हैं। हु को पढ़ लिया था, हुज भी हो गया, विच भी हो गया, आगे आ गया वाई। तुम क्यों स्कूल जाते हो, तो सबसे पहले लिखेंगे वाई। वाई तुम क्यों स्कूल जाते हो। वाई डू यू गो टू, आगे स्कूल जो भी है। ठीक है जी। अब देखें वाई आया, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आया क्योंकि डब्ल्यू फैमिली के बाद आता है, उसके बाद यू आ गया, फिर आगे सारा। तुम कहाँ जाते हो, आगे हमारा आ गया वेयर, ये 7 वाला वेयर। तुम कहाँ जाते हो, तो वेयर आपको पता है डब्ल्यू फैमिली का वर्ड है, शुरू में आएगा वेयर। ठीक है, तुम कहाँ जाते हो, प्रेजेंट डेफिनेट होगा तो प्रेजेंट डेफिनेट का ऊपर क्या था? डू। वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। ठीक है, आगे आ गया वैन। तो वैन की इंग्लिश क्या होती है? देखें तुम कब जाते हो, तो कब की इंग्लिश क्या आ जाएगी? वैन की उर्दू होती है कब, तो कब की इंग्लिश वैन। तुम कब, हाँ जी, तुम कब जाते हो, वैन डू यू गो, वैन डू यू गो, तुम कब जाते हो। तुम कैसे जाते हो, तो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, तो हाउ आ जाएगा। क्या मुश्किल है इसमें? हाउ डू यू गो। अब ध्यान करें क्या समझाना चाह रहा हूँ। डब्ल्यू फैमिली में तंग करने वाले हुम था, हु था, हुज था, 3 थे। उनको डिटेल से थोड़ा सा देख लिया, बाकियों का कोई मसला नहीं। डब्ल्यू फैमिली वैन आ जाए, वाई आ जाए, ये आ जाए, शुरू में लगाओ हेल्पिंग और लगाओ, बात ख़त्म। मेरी बात समझ ली। देखें इसके अलावा एक और वीडियो बनाऊंगा जो सिर्फ प्रैक्टिस पे होगी। ठीक है, तो इस जितनी वीडियो सर आपने ये बनाई है और हमें लेक्चर दिया है, ये जितना भी लेक्चर सर आपने दिया है, इसका खुलासा बता दें। क्या बता दें? खुलासा, यानी कि फ़िल्टर कर दें। तो आखिरी बात ये है, अगर आप माइंड में रख लें कि मैंने आपको ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है ये बनाने का तरीका सिखाया। ठीक है, इसके अंदर हुम, हु और हुज का समझाया। अगर किसी को कन्फ्यूज़न थोड़ी सी भी है तो मुझे बताएं, मैं वो दूर कर दूंगा। अब इसके अंदर अगर मनफी का जिक्र करना है तो हुम डज ही नॉट, क्योंकि सब्जेक्ट देखें तरतीब नहीं आपने बदलनी। डब्ल्यू फैमिली के बाद मौजूदा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट यहाँ पे लगा दें आगे सारी बात। देखें हु, ये वो मैंने बना भी दिया था। किसने उसे मारा, तो किसने उसे नहीं मारा, किसने उसे नहीं मारा करना हो तो हु डिड नॉट बीट आएगा। अब हु के बाद डिड नॉट आएगा, क्या आएगा? डिड नॉट आएगा, क्योंकि मनफी की होगी। ठीक है, क्या उसने, यहाँ तक समझ आ गई। अब जी अगली वीडियो के अंदर जो है हम ये एफर्मेटिव से लेकर डबल इंटरोगेटिव तक एक एक एग्जाम्पल दे दूंगा, तो आपकी मजीद प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आप घर जाएं, लिखने का तरीका क्या होना चाहिए आपका, आप बनाएं मैं स्कूल जाता हूँ, एफर्मेटिव। मैं स्कूल नहीं जाता, नेगेटिव दूसरा काइंड। तीसरी काइंड, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, ये इंटरोगेटिव होगी। चौथी क्या होती है? इंटरोगेटिव और प्लस मनफी। इंटरोगेटिव नेगेटिव होगी, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो। उसके बाद 5वीं काइंड हमारे पास जो है वो कौन सी है? 5वीं डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव का मतलब जिसमें डब्ल्यू फैमिली आ जाए, तो तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। 6ठी काइंड हमारे पास क्या है? तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, जैसे क्या है। ठीक है जी, इसमें फिर होम की हु की प्रैक्टिस करें और मुझे आप अपने टेस्ट जो है वो चेक करवाएं। इसके बाद हम पैसिव को शुरू करेंगे, फिर पैसिव भी इसी तरह 6 काइंड में तब्दील करेंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव और डबल इंटरोगेटिव तक, डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव तक। ये प्रैक्टिस करने के बाद मैं एक्सप्रेशन शुरू कराऊंगा आपको, और फिर आपको बहुत ही जो है अच्छे तरीके से हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को फॉलो कर गए होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, सो स्वीट ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।